हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होंगे। तो प्यारे लाडलो, 2 दिन से इंटरनेट की प्रॉब्लम होने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है और आज भी हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से माफ़ी चाहता हूं। जैसे ही इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपकी लाइव क्लास दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। तब तक के लिए आपके लिए ऑफलाइन क्लास समय समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वहां से आप पढ़ते रहिए। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय की सीरीज में हमारा अध्याय नंबर 6 चल रहा था और उसमें हमने जंतु उत्तक के अंतर्गत पिछली क्लास के अंदर आपके एपिथिलियमी उत्तक और आपका दूसरा प्रकार था संयोजी उत्तक। इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इनको एपिथिलियमी उत्तक और संयोजी उत्तक, और जंतु उत्तक के 2 प्रकार बाकी बच रहे थे। एक था पेशीय उत्तक और दूसरा था आपका तंत्रिका उत्तक। इन दोनों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपके अध्याय 6 की जो व्याख्या वाली क्लास थी वो भी पूरी हो जाएगी। इससे पुरानी क्लास में हमने आपके पादप उत्तक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी। वहां से आप वो क्लासेस आराम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके जंतु उत्तक के 2 महत्वपूर्ण प्रकार, एक पेशीय उत्तक और दूसरा आपका तंत्रिका उत्तक, इन दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पेशीय उत्तक की। देखो, पेशीय उत्तक क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनको हम समझेंगे। तो पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय उत्तक किसके बने होते हैं? लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिन्हें पेशीय रेशा, मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। आपके जो पेशीय उत्तक है वो लंबी लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिस वजह से इन पेशीय उत्तकों को पेशीय रेशा यानी मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली समस्त प्रकार की गति, जो मोशन हो रहा है, उसके लिए आपके पेशीय उत्तक जिम्मेदार है। हमारी पेशियों के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसका नाम क्या है? जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। हमारी मांसपेशियों के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है, और जिसकी वजह से ही संकुचन और प्रसार, यानी मांसपेशियों के अंदर क्या होता है? संकुचन और प्रसार, यानी शिथिलन और आपका फैलाव, ये 2 घटना होती है संकुचन और शिथिलन की, जिसकी वजह से क्या होती है? जिसकी वजह से जीव जंतुओं में हमें गति देखने को मिलती है। और आपके पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको लाडलो 3 प्रकार के पेशीय उत्तक पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक रेखित पेशीय उत्तक, दूसरे अरेखित पेशीय उत्तक, और तीसरा है आपका हृदयक पेशीय उत्तक। कितने? 3। रेखित पेशीय उत्तक, अरेखित पेशीय उत्तक और हृदय पेशीय उत्तक, जैसा कि आपके सामने चित्र भी दिख रहे हैं। पहला है ये आपका हृदय पेशीय उत्तक है, दूसरा है वो रेखित पेशीय उत्तक है, और तीसरा है वो आपका अरेखित पेशीय उत्तक है। इन तीनों प्रकारों को हम आगे बारी बारी से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने एक सारणी दी हुई है, जिसमें दोनों प्रकार के आपके ऐच्छिक पेशीय उत्तक, जिसमें आपके रेखित पेशीय शामिल है, और अनैच्छिक पेशीय उत्तक, उसके अंदर आपके अरेखित पेशीय उत्तक और हृदय पेशीय उत्तक शामिल है। देखो, ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है? जो हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती है? कार्य करती है। वो आपकी ऐच्छिक पेशियां होती है। और ऐच्छिक पेशियों के अंदर कौन से उत्तक शामिल हैं? तो आपके जो रेखित पेशीय उत्तक शामिल है, वो है आपके ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? कि जो रेखित पेशीय उत्तक है, ये पेशी अस्थि में जुड़ी होती है। कहां पर जुड़ी होती है? रेखित पेशीय जो उत्तक है वो आपके अस्थियों के अंदर जुड़ी होती है, और गति में क्या करती है? गति के अंदर सहायता करती है। ये जो रेखित पेशी है, ये लंबी, बेलनाकार और अशाखित होती है। इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। ये केवल और केवल एक लंबी संरचना के रूप में होती है। तो दूसरा चित्र है आपका, ये देखो, यहां पर आपके पैरों के अंदर अस्थियां पाई जाती है, और उन अस्थियों के अंदर
कौन सी पेशियां? रेखित पेशियां पाई जाती है। और ये कैसी होती है? लंबी होती है और बेलनाकार। कैसी होती है? लंबी होती है, बेलनाकार होती है। और कैसी होती है? अशाखित, यानी इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। फिर पार्श्व में हल्की और गहरी धारियां होती है, यानी इनके पीछे वाले भाग में या जो साइड का भाग होता है उसमें हल्की और गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। फिर ये बहुनाभिकीय होती है, इसमें एक से अधिक नाभिक होते हैं। जैसे हमारे हाथ और पैरों की जो पेशियां है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, और वो प्रकार की जो पेशियां है वो आपकी रेखित पेशियां होती है। और इस वजह से ये कौन सी पेशियां है? ऐच्छिक, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। तो यहां पर हमने क्या जाना? रेखित पेशीय उत्तक के बारे में, कि ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है और गति के अंदर सहायता करती है। विशेषता क्या है? लंबी, बेलनाकार और अशाखित। फिर पार्श्व यानी साइड में से कैसी होती है? हल्की और गहरे रंग की इनमें धारियां होती है। फिर बहुनाभिकीय, यानी इनके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक नाभिक पाए जाते हैं। और ये कहां पाई जाती है? तो जनरली हमारे हाथ और पैरों की जो पेशियां है वो रेखित पेशियों के ही उदाहरण है। फिर बात करें अनैच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, वो कौन सी होती है? अनैच्छिक। अनैच्छिक के अंदर दो भाग है, अरेखित और हृदयक पेशी। बात करें सबसे पहले अरेखित पेशियों की, ये कहां पाई जाती है? हमारे आमाशय में, छोटी आंत में, मूत्राशय में और फेफड़ों की सवसनी के अंदर आपकी अरेखित पेशियां पाई जाती है। ये कैसी होती है? ये लंबी होती है और शंक्वाकार, शंकु के आकार की होती है। देखो ये तीसरा चित्र है, ये किसका है? अरेखित पेशियों का। किसका है? अरेखित पेशियों का चित्र है ना? ये कैसी होती है? तो ये लंबी तो होती, लेकिन साथ में कैसी होती है? शंकु के आकार की। कैसी होती है लाडलो? शंकु के आकार की होती है। ठीक। फिर मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती। देखो यहां पर आपकी जो रेखित पेशियां है इनके अंदर ऐसे आपको पट्टी नुमा संरचना दिख रही है, पट्टिका दिख रही है, लेकिन आपके अरेखित के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर इनमें केवल और केवल एक केंद्रक पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है। और ये कहां पाई जाती है? तो ऊपर हमने देख लिया। इसके अलावा आहार नाल, हृदय, आंख की पलक, फेफड़ों, ये सारी जो कोशिकाएं होती है वो आपकी अरेखित पेशीय कोशिकाएं होती है। तो यहां पर हमने किसके बारे में जाना? अरेखित पेशीय उत्तक के बारे में, कि ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय और फेफड़ों की सवसनी के अंदर पाई जाती है। कैसी होती है? लंबी और शंकु के आकार के इनमें सिरे होते हैं। मांसपेशियों में कोई पट्टिका नहीं होती, केवल एक केंद्रक पाया जाता है। साथ ही साथ आहार नाल, हृदय, आंख की पलक, फेफड़े, इनकी जो पेशियां है वो आपकी अरेखित पेशियां होती है। फिर बात करें हृदयक पेशियों की, ये कहां पाई जाती है? हृदयक पेशी हृदय में पाई जाती है। कैसी होती है? बेलनाकार और शाखित। देखो पहला चित्र, ये हृदयक पेशी है। कैसी है? बेलनाकार, बेलन के आकार की। और कैसी है? शाखित, यानी यहां पर ब्रांचेस पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है। अगली विशेषता की बात करें, बिना शंक्वाकार सिरे वाली, इनके जो सिरे हैं वो शंकु के आकार के नहीं होते, तथा हल्के जुड़ाव वाली, यानी जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे से हल्के यानी स्मूथली कनेक्टेड होते हैं, और इनमें भी केवल और केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो ये किसकी विशेषता होगी? हृदय पेशी की विशेषता होगी। देखिए आगे चित्र की हम बात करते हैं। पहला चित्र है रेखित पेशियों का। किसका चित्र है? रेखित पेशियों का। इसके अंदर देखो रेखित पेशियों की विशेषता हमने क्या पढ़ी, कि ये कैसी है? लंबी और बेलनाकार। लंबी है, बेलनाकार है और अशाखित है, इनमें कोई शाखाएं नहीं पाई जाती। इसके अलावा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। और कैसी पाई जाती है? इनके अंदर हल्की और गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। यहां पर देखो ये हल्की और गहरे रंग की, इनके ऊपर क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। ये किसकी विशेषता है? रेखित पेशियों की। दूसरा किसका चित्र है? दूसरा चित्र है आपका अरेखित अथवा चिकनी पेशियों का, है ना? इनकी क्या विशेषता है? तो ये कैसी होती है? लंबी और शंकु के आकार की। लंबी और कैसी होती है?
शंक्वाकार होती है। इनमें कितना केंद्रक पाया जाता है? तो इनमें केवल और केवल एक केंद्रक पाया जाता है। और ये कहां कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आमाशय के अंदर, इसके अलावा छोटी आंत, इसके अलावा मूत्राशय, फेफड़े, आहार नाल। इनकी जो पेशियां होती है वो आपकी चिकनी और अरेखित पेशियां होती है। तीसरा चित्र है वो किसका है? हृदय पेशियों का, है ना। इसमें भी धारियां पाई जाती है, केवल और केवल एक केंद्रक होता है। और ये कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके केवल और केवल हृदय के अंदर। तो यहां पर हमने क्या जाना? आपकी जो पेशीय उत्तक है उसके बारे में और उसके तीनों प्रकार के बारे में अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका उत्तक, जंतु उत्तक का जो अगला हमारा प्रकार है वो है आपका तंत्रिका उत्तक। देखो तंत्रिका उत्तक क्या होता है? तो तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, ये सब मिलकर क्या बनाती है? एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लाडलो न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि आपके तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूरॉन। ये परीक्षा में पूछा जाता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है लाडलो? तो वो है आपकी न्यूरॉन। कौन सी है? वो है आपकी न्यूरॉन। अब देखो आगे अगर हम बात करें कि तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, तो जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये शरीर के भीतर और बाहर से जो उद्दीपन है, उद्दीपन का मतलब है एक तरह से संकेत अथवा सूचना। उद्दीपन का मतलब क्या है? संकेत अथवा सूचना। उनको क्या करता है? जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर के बाहर और अंदर से संकेतों अथवा सूचनाओं को ग्रहण करती है। फिर ये उद्दीपन किसके माध्यम से? आपके संकेतों के माध्यम से। जो सूचनाएं या स्टिमुली, उद्दीपन एक तरह की सूचना ही है, वो उसको जब ग्रहण करता है हमारा तंत्रिका कोशिका, तो फिर वो संकेत अथवा सूचनाएं विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो किनसे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, वहां तक वो संकेत अथवा सूचनाएं पहुंचती है। यानी कुल मिला के जो हमारा तंत्रिका तंत्र है या जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो शरीर के अंदर और बाहर से जो उद्दीपन या जो आवेग है उनको ग्रहण करती है और उन उद्दीपनों अथवा आवेग को संकेतों के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से अलग अलग तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए कहां तक पहुंचाती है? हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करती है। फिर हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु, वहां से रेस्पॉन्स के रूप में जो भी प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया को वापिस, प्रतिक्रिया के रूप में वापिस जो संदेश है उन संदेशों को वापस उसी अंग तक पहुंचाने का क्या करती है? काम करती है। और फिर उसके माध्यम से वो कार्य क्या होते हैं? संपादित होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हमारी त्वचा के अंदर, पैरों के अंदर कोई कांटा लग गया। क्या लग गया? हमारी त्वचा के अंदर, यहां पर मैं लिख लेता हूं, जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा के अंदर क्या लग गया? कांटा लग गया। तो इसकी जो उद्दीपन है या इसका जो आवेग है या जो सूचना है, वो सूचना किसके जरिए? हमारे तंत्रिका तंत्र के जरिए कहां पर पहुंची? आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक। आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ये सूचना पहुंची है ना। अब मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से जो भी रेस्पॉन्ड होगा, जो भी प्रतिक्रिया होगी, वो वापिस आपके इसी तंत्रिका कोशिका अथवा तंत्रिका तंत्र से होते हुए उस अंग तक पहुंचाई जाएगी और फिर वो अंग उसके अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। तो कुल मिला के हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार की सूचनाओं का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका उत्तक के माध्यम से अथवा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। और उसके अनुसार ही हमारे सारे शरीर के जो अंग है वो क्या करते हैं? वो आपके कार्य करते हैं। अभी हम आगे विस्तार से और समझेंगे। तो देखो
तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला है कोशिका काय, जिसे सेल बॉडी अथवा साइटोन कहते हैं। दूसरा है डेंड्रोन, इसे क्या कहते हैं? इसे डेंड्रोन और हिंदी में कहते हैं द्रुमाक्षय। और तीसरा है एक्सोन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हिंदी के अंदर तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग है। कौन कौन से? पहला है कोशिका काय, इसको क्या बोलेंगे? साइटोन। क्या बोलेंगे? साइटोन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका डेंड्रोन। कौन सा है? वो है आपका डेंड्रोन। और तीसरा भाग कौन सा है? वो है आपका एक्सोन, जिसे क्या बोलेंगे हम? तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। तो ये आपके तंत्रिका कोशिका का एक नामांकित चित्र है। ये आप सबको बनाना अच्छे से आना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो अलग अलग भाग हैं। यहाँ पर देखो बीच के अंदर ये क्या है? ये आपका केंद्रक है। फिर केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। बाहर की तरफ जो ये प्रवद्र दिख रहे हैं, ये क्या है आपके? ये डेंड्राइड है। और डेंड्राइड जहां से निकल रहे हैं, ये वाला जो भाग है वो क्या है? डेंड्रोन है। फिर यहां पर देखो बीच वाला जो भाग है वो एक्सोन है। और यहां पर जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा वापस क्या होगा? ये अंतिम सिरा आपका वापस डेंड्राइट होगा, है ना। यहां पर जो बीच का भाग है वो क्या है? माइसिन है ना। तो ये पूरा एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। अब देखो हम प्रत्येक भाग को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइटोन की अथवा कोशिका काय की। तो देखो कोशिका के जैसी संरचना जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका काय के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका काय भाग मिलकर बना है। वो किससे मिलकर बना है? वो बना है आपके केंद्रक प्लस किससे? कोशिका द्रव्य से। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मिलने से कौन सा भाग बना है? कोशिका काय। और ये काम क्या करेगा? ये संवेग को विद्युत आवेग में बदलने का काम करेगा। ये उद्दीपन अथवा संवेगों को किसमें बदलेगा? विद्युत आवेग के अंदर। रासायनिक संवेगों को किसमें बदलेगा? रासायनिक संवेगों को विद्युत आवेग के अंदर ये बदलेगा। ये किसका काम है? साइटोन का। दूसरा भाग है डेंड्रोन। डेंड्रोन का काम क्या है? डेंड्रोन का काम है, ये कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे तंतु होते हैं और ये कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। देखो आपके कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे क्या है? तंतु है, जो आपके कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये काम क्या करेंगे? ये तंतु उद्दीपनों को या आपके जो संवेग हैं, ये तंतु किसको? आपके उद्दीपनों को अथवा जो आपके संवेग हैं उनको कोशिका काय की ओर भेजने का काम करते हैं। यानी जहां पर ये डेंड्रोन किससे जुड़े होंगे? ये किसी न किसी अंग से जुड़े होंगे और अंगों से जो संवेग प्राप्त होंगे उन संवेगों को कहां पर भेजेंगे? ये उन संवेगों को आपके कोशिका काय के अंदर भेजने का काम करेंगे। कौन? आपके डेंड्रोन। अंगों से जो भी संवेग प्राप्त होंगे उनको कहां पर भेजेंगे? कोशिका काय की ओर भेजने का काम करेंगे। फिर तीसरा है आपका एक्सोन। ये एक्सोन वाला भाग है। एक्सोन का काम क्या है? तो पतले धागे के जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन से जुड़ी होती है और दूसरे सिरे पर वो संवेगी अंग से जुड़ी होती है। देखो एक्सोन का एक भाग यहां पर किससे जुड़ा हुआ है? तो एक्सोन का एक भाग यहां पर जुड़ा हुआ है आपके साइटोन से। किससे जुड़ा हुआ है? साइटोन से। और दूसरा भाग किससे जुड़ा हुआ है? दूसरा भाग है वो आपके संवेगी अंग से जुड़ा हुआ है, जहां से ये क्या करेगा? सूचनाओं को आगे प्रसारित करेगा। फिर एक्सोन के माध्यम से ही जो संकेत हैं वो न्यूरॉन से क्या होते हैं? न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। प्राप्त कहां से होंगे? डेंड्रोन से। और आपके बाहर कहां से निकलेंगे? तो ये एक्सोन का जो अंतिम भाग है वहां से बाहर निकलेंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के मिलने वाले स्थान को संधि स्थल अथवा सिनेप्स कहते हैं। यानी देखो ये तंत्रिका कोशिका का पहला भाग है, इस कोशिका का अंतिम सिरा। इसी तरह दूसरा कोशिका का ये पहला भाग होगा, इसके बीच का जो खाली जगह है, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह है उसे बोलते हैं संधि स्थल अथवा सिनेप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे संधि स्थल अथवा सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है? तो देखो कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती है। देखो जैसे ये एक तंत्रिका,
फिर ये दूसरी तंत्रिका, फिर ये तीसरी तंत्रिका। इस तरह सभी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, एक कड़ी नुमा संरचना बनाती है, एक चैन बनाती है जो शरीर के विभिन्न अंगों को कहां से जोड़ती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। और ये चैन कहां से जुड़ी होती है, ये शरीर के अलग अलग अंगों को आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करती है। और ये अलग अलग अंगों से क्या होती है, ये अलग अलग आपके अंगों से जुड़ी होती है। ये क्या है, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है और ये शरीर के अलग अलग अंगों को आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करती है। तंत्रिका आवेग विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन और एक्सॉन से दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन की ओर गति करते हैं। देखो यहां पर क्या बात कही गई है, जैसे यहां पर ये डेंड्रॉन है, ये कहां से जुड़ा होगा, किसी न किसी अंग से। इस अंग से हमें क्या प्राप्त होंगे, इस अंग से हमें प्राप्त होंगे विद्युत रासायनिक आवेग, यानी एक तरह के संवेग अथवा संकेत प्राप्त होंगे। यहां से क्या प्राप्त होंगे, विद्युत रासायनिक संवेग। ये सबसे पहले कहां पर आएंगे, डेंड्रॉन के पास। डेंड्रॉन से जो संवेग है वो कहां पर आएंगे, आपके कोशिका काय के पास या साइटोन के पास, साइटोन से एक्सॉन के पास। एक्सॉन से आगे जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी, दूसरी तंत्रिका कोशिका का यहां पर कौन से भाग होगा, यहां पर उसका भी डेंड्रॉन वाला भाग होगा। और इस तरह ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से आगे वाली कोशिका तक ऐसे बढ़ती रहती है और लास्ट में वो या तो मस्तिष्क तक पहुंचती है या फिर आपके मेरुरज्जु तक पहुंचती है ना। अब जो आपके शिथिल तंत्रिका आवेग है, जिनकी स्पीड डाउन हो गई है, वो संधि स्थल पर, जो आपका संधि स्थल था दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली जगह, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। और ये क्या करता है, जो शिथिल तंत्रिका आवेग है उनको क्या करता है, उनको मजबूत करता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता है और उन्हें अच्छे से मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करता है ना। जो आपका संधि स्थल होता है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ होता है या एक प्रोसेस होती है जो आपके शिथिल जो तंत्रिका आवेग है, जिनकी स्पीड कम हो गई है, उनको तीव्र गति से आगे पहुंचाने का काम करता है। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ। यानी ये संकेतों की जो गति है उसको बढ़ाने का काम करता है ताकि संकेत अच्छे से आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंचे। जब संकेत आपके मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंच जाते हैं, है ना भाई, डेंड्रॉन से कहां पर आएंगे, आपके कोशिका काय के अंदर। कहां पर आएंगे, कोशिका काय यानी साइटोन के अंदर। साइटोन क्या करेगा, इन विद्युत संकेतों को किसमें बदलेगा, इन रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलेगा और फिर आगे ट्रांसफर कर देगा और लास्ट में ये कहां पहुंचेंगे, मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक। फिर यहां से जो भी प्रतिक्रिया, जो भी रेस्पॉन्स प्राप्त होगा, वो रेस्पॉन्स दोबारा से इसी मार्ग से होता हुआ कहां पर पहुंचेगा, अंग तक पहुंचेगा। और उस रेस्पॉन्स के अनुसार आपके अंग क्या करेंगे, आगे क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे। और इस तरह संपूर्ण शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है लाडलो, तो इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक को बहुत अच्छे से समझा है। आपके सिलेबस में जो कुछ दिया हुआ है उससे 2-4 चीजें मैंने एक्स्ट्रा ही बताई होगी। तो इसी तरह आज हमारा अध्याय नंबर 6 जो उत्तक था वो इसी के साथ समाप्त हो रहा है। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।